हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज का लेक्चर है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 30 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है। एक्यूरेट जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछा गया है सेम क्वेश्चन है मेरे भाई। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज का पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। Which novel by Salman Rushdie published in 1981 depicts the lives of children born at the moment of India's independence and won the Booker Prize? सलमान रश्दी का कौन सा उपन्यास 1981 में भारत की आज़ादी के समय जन्मे बच्चों की कहानी बताता है और जिसे बुकर प्राइज भी मिल चुका है? तो ये आपका राइट आंसर था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर था, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, मतलब आधी रात के बच्चे। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी का प्रसिद्ध उपन्यास है जिसे 1981 में बुकर पुरस्कार मिला है। यह जादुई यथार्थवादी शैली में लिखा गया है और भारत की स्वतंत्रता के साथ जन्मे बच्चों के जीवन के माध्यम से देश के इतिहास को भी दर्शाता है। तो ये प्रश्न पहला पूछा गया था मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, भारतीय जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति किसे माना जाता है? तो भारतीय जनगणना के अनुसार साक्षर व्यक्ति आपको ऑप्शन नंबर सी के हिसाब से जो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति हो, जो समझ के साथ पढ़ लिख सके, उसी को माना गया है साक्षर। भारतीय जनगणना के अनुसार 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का वह व्यक्ति साक्षर माना जाता है जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता हो। केवल हस्ताक्षर करना साक्षरता नहीं माना जाता। तो ये आपका इंग्लिश वालों के लिए ये इंग्लिश है, हिंदी वालों के लिए ये आपका हिंदी है मेरे भाई। चलिए तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3, people belonging to the age group of 10 to 19 years are classified as whom? 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडोलसेंस, जिसको किशोरावस्था बोलते हैं। तो ये आपका एडोलस्केंट्स हो गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार 10 से 19 वर्ष की आयु के व्यक्तियों को किशोर कहा जाता है। यह अवस्था शारीरिक, मानसिक और भावात्मक विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था, क्वेश्चन नंबर 4, वो आपका था भारत में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र पहली बार किस अधिनियम के तहत शुरू किया गया था? अंडर विच एक्ट वेयर सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? तो यह आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1909 के तहत ये चीज शुरू किया गया था, जिसे मार्लो मिंटो सुधार के अंतर्गत पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करी गई थी। इससे भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की शुरुआत हुई थी। ये भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, उसके तहत शुरू किया गया था मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, हाउ डिड महात्मा गांधी ब्रेक द साल्ट लॉ ड्यूरिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? महात्मा गांधी ने नमक कानून को किस प्रकार तोड़ा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्री जल को उबालकर नमक बनाकर नमक कानून गांधी जी ने तोड़ा था। महात्मा गांधी ने 1930 में दांडी मार्च के दौरान समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। यह ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण नमक पर जो टैक्स लगा रहा था उसके विरुद्ध एक शक्तिशाली प्रतीकात्मक आंदोलन था। तो आपका नमक कानून से भी क्वेश्चन आया था। अगला प्रश्न जो पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6, एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द एशियन फुटबॉल क्या है कॉन्फेडरेशन AFC लोकेटेड? चलिए तो ये पूछा था एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है,
कोलालमपुर मलेशिया में है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC का मुख्यालय कोलालमपुर मलेशिया में स्थित है। यह एशिया महाद्वीप में फुटबॉल से संबंधित गतिविधियों का संचालन करता है। आपका एशियाई फुटबॉल परिसंघ जिसका मुख्यालय कोलालमपुर मलेशिया में है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा था? अंडर द शारदा एक्ट 1929 व्हाट वाज द मिनिमम मैरिजेबल एज फिक्स्ड फॉर गर्ल्स? शारदा अधिनियम 1929 के तहत लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित करी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 वर्ष निर्धारित किया गया था लड़कियों की शादी के लिए, 14 वर्ष। द शारदा एक्ट ऑल्सो नोन एज द चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट 1929 फिक्स्ड द मिनिमम मैरिज एज फॉर गर्ल्स एज 14 ईयर्स। इट वाज लेटर अमेंडेड टू राइज द एज लिमिट। यानी शारदा अधिनियम 1929 जिसे बाल विवाह निरोध अधिनियम भी कहा जाता है के तहत लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। बाद में इसमें संशोधन कर आयु बढ़ाया भी गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका था, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का पद किस देश से लिया गया है? CAG का पद किस देश से लिया गया है? द पोस्ट ऑफ कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG ऑफ इंडिया हैज बीन बोरोड फ्रॉम व्हिच कंट्री? तो यह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये CAG का पद आपका ब्रिटेन से लिया गया है मेरे भाई। तो भारत में CAG का पद ब्रिटेन से लिया गया है। हालांकि भारत में CAG संसद का सदस्य नहीं होता और खर्च के बाद उसकी लेखा परीक्षा करता है, जो ब्रिटिश व्यवस्था से थोड़ा अलग है। लिया गया है लेकिन थोड़ा सा अलग रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 जो पूछा है, विच दिल्ली सल्तनत इंट्रोड्यूस्ड द प्रैक्टिसेस ऑफ क्या है सिजदा एंड पैबोस इन हिज कोर्ट? किस दिल्ली सुल्तान ने अपने दरबार में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने सिजदा एवं पैबोस की प्रथा शुरू की थी। गयासुद्दीन बलबन ने सुल्तान की सर्वोच्चता और दैवीय छवि स्थापित करने के लिए सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू करी थी, इससे शाही सत्ता को मजबूती मिल सके। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, पहला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप कहां आयोजित किया गया था? वेयर वाज द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड हो जाएगा मेरे भाई। इंग्लैंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। इसका डिटेल्स देख लीजिए। पहला एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 1975 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। इसका फाइनल लॉर्ड्स मैदान में खेला गया था, जिसमें वेस्ट इंडीज ने खिताब जीता था। चलिए अगला प्रश्न पूछा था क्वेश्चन नंबर 11, द सोर्स स्ट्रीम इमर्जिंग फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इज नोन बाई विच नेम? गंगोत्री हिमनद से निकलने वाली धारा को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भागीरथी। भागीरथी के नाम से जाना जाता है। चलिए गंगोत्री हिमनद के गौमुख से निकलने वाली नदी को भागीरथी कहा जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद इसे गंगा कहा जाता है। यह तथ्य परीक्षाओं में बहुत बार पूछा भी है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा था क्वेश्चन नंबर 12, विच रिवर इज पॉपुलरली नॉन एज गंगा ऑफ साउथ? मतलब किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी, जिसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है मेरे भाई। चलिए गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है क्योंकि यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण नदी भी है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। रिवर्स रेपो दर का क्या अर्थ है? रिवर्स रेपो दर का क्या अर्थ है? व्हाट डज द रिवर्स रेपो रेट सिग्निफाई? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिस दर पर बैंक RBI को धन देता है
उसी को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों से धन उधार लेता है। इसका उपयोग अर्थव्यवस्था से अतिरिक्त तरलता को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था, अगला प्रश्न जो पूछा था मेरे भाई, विच फॉर्मूला इज यूज्ड इन एमएस एक्सेल टू इंसर्ट द करेंट डेट। एमएस एक्सेल में वर्तमान तिथि डालने के लिए कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इक्वल टुडे। ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए, एक्सेल में इक्वल टुडे फंक्शन का उपयोग वर्तमान तिथि डालने के लिए किया जाता है। यह तिथि स्वतः अपडेट होते रहती है। यह तिथि एक्सेल में स्वतः अपडेट भी होते रहती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, देवी देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा भजन। देवी देवताओं की स्तुति में गाए जाने वाले गीत को भजन कहा जाता है। भजन, देवी देवताओं की भक्ति में गाए जाने वाले गीतों को भजन कहा जाता है। ये भक्ति परंपरा और धार्मिक अनुष्ठान का वर्णन भी करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, चावल भारत के किस प्रकार की फसल है? चावल भारत में किस प्रकार की फसल है? तो चावल आपका हो जाता है खरीफ फसल का एग्जाम्पल हो जाता है मेरे भाई। चावल खरीफ फसल का एग्जाम्पल हो जाता है। राइस इज अ खरीफ क्रॉप ग्रोन ड्यूरिंग द मानसून सीजन। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड एबंडेंट रेनफॉल फॉर प्रॉपर ग्रोथ। तो चावल खरीफ फसल है जो मानसून में उगाए जाने वाली फसल है। इसके लिए आपको अधिक तापमान और पर्याप्त वर्षा की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर चावल हो जाएगा खरीफ फसल के रूप में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, मयूरभंज छऊ। मयूरभंज छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मयूरभंज छऊ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। चलिए, मयूरभंज छऊ आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एक मयूरभंज छऊ होता है, एक पुरुलिया छऊ होता है। तो कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करेंगे कि पुरुलिया छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है। मयूरभंज आपका ओडिशा से संबंधित है। मयूरभंज छऊ ओडिशा राज्य से संबंधित शास्त्रीय नृत्य शैली है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें मुखौटों का प्रयोग नहीं किया जाता है। मुखौटों का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा था क्वेश्चन एग्जाम में, सरकार द्वारा वेतन और पेंशन पर किया गया व्यय किस प्रकार का व्यय है? सरकार द्वारा वेतन और पेंशन पर किया गया व्यय किस प्रकार का व्यय है? तो यह आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। राजस्व व्यय आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेरे भाई। वेतन और पेंशन पर किया गया खर्च राजस्व व्यय होता है क्योंकि इससे कोई अस्थायी संपत्ति नहीं बनती। यह नियमित और प्रशासनिक प्रकृति का होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन असिस्ट इंडिया ड्यूरिंग द 1991 बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस। 1991 के भुगतान संतुलन संकट के दौरान भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने सहायता दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IMF, इंटरनेशनल आपका हो जाएगा, और मॉनेटरी फंड उसको बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1991 के आर्थिक संकट के समय IMF ने भारत को वित्तीय सहायता दी थी। इसके बदले भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण जैसे सुधार लागू किया। अगला प्रश्न जो पूछा था क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल वेद कौन सा माना जाता है? विच वेदा इज कंसिडर्ड फॉर द फाउंडेशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो ये फाउंडेशन शास्त्रीय संगीत का मूल वेद आपको ऑप्शन डी साम वेद को कहा जाता है।
सामवेद को कहा जाता है। सामवेद को भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल माना जाता है और सामवेद आपका गायन और नृत्य प्रधान भी है। इसमें मंत्रों का संगीतमय गायन है जो संगीत की आधारशिला को बनाता है। तो इसका राइट आंसर था सामवेद, ऑप्शन डी आपका राइट था मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पूछा था विच सल्तनत या विच सुल्तान इंट्रोड्यूस द पार्सियन कोर्ट प्रैक्टिसेस ऑफ सिजदा एंड पैबोस इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में सिजदा और पैबोस को फारसी परंपरा किस सुल्तान ने शुरू किया था? तो ये आपका गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था। गयासुद्दीन बलबन ने सुल्तान की सर्वोच्च सत्ता दिखाने के लिए सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू करी थी। यह फारसी प्रभाव को दर्शाता है और राजकीय गरिमा को बढ़ाने के लिए भी ये उत्साहित करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा था, पहला सीमित ओवरों का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था? वेयर वाज द फर्स्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप लिमिटेड ओवर्स हेल्ड। सीमित ओवर बोला है, मतलब एक कोई फिक्स 20 ओवर, 25 ओवर, 30 ओवर, 50 ओवर, इस तरह से सीमित। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। पहला विश्व कप 1975 में इंग्लैंड में आयोजित हुआ था। फाइनल मैच लॉर्ड्स यानी लंदन में खेला गया था, जिसमें वेस्ट इंडीज विजेता बना था मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था वेयर वाज द फर्स्ट ब्रिक्स समिट हेल्ड इन 2009। 2009 में पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, येकातेरिनबर्ग में। येकातेरिनबर्ग में पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। उस समय ब्रिक में केवल ब्राजील, रूस और भारत ही सदस्य देश था सन 2009 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा था आज के सेकेंड शिफ्ट के एग्जाम में, हु इज द ऑथर ऑफ नोवेल द नाइट सर्कस। उपन्यास द नाइट सर्कस किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एरिन मॉर्गनस्टर्न। एरिन मॉर्गनस्टर्न आपका राइट आंसर हो जाएगा। द नाइट सर्कस उपन्यास एरिन मॉर्गनस्टर्न द्वारा लिखा गया है। यह एक फैंटेसी उपन्यास है जो अपनी कल्पनाशील शैली के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था गबरी डांस इज मेनली परफॉर्म्ड इन विच इंडियन स्टेट। गबरी नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गबरी नृत्य राजस्थान में किया जाता है। गबरी नृत्य राजस्थान का एक पारंपरिक जनजातीय नृत्य है जिसे मुख्य रूप से भील जनजाति द्वारा किया जाता है। यह भी धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा था एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेड क्वार्टर्स ऑफ द एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन AFC इज लोकेटेड एट। तो यह आपका एशियाई फुटबॉल परिसंघ AFC का मुख्यालय डी नंबर में है, कोलालमपुर में है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ का मुख्यालय मलेशिया की राजधानी कोलालमपुर में स्थित है। यह एशिया में फुटबॉल गतिविधियों का संचालन करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न शारदा अधिनियम से पूछा था। यह भी क्वेश्चन रिपीट आपका हुआ है मेरे भाई। शारदा अधिनियम 1929 के तहत लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु क्या थी? तो ऑप्शन नंबर बी 14 वर्ष रखा गया था। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी और बाद में इसमें संशोधन करके एज को फिर बढ़ाया भी गया था। चलिए ये लगता है शिफ्ट फर्स्ट में भी आया था और शिफ्ट 2 में भी क्वेश्चन है, तो रिपीट भी बहुत सारा क्वेश्चन हो रहा है। तो कृपया वीडियो को 2 बार 3 बार आप देख करके जाएंगे मेरे भाई, जिससे क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा फंसने की भी संभावना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी आपका रिपीट हुआ है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG का पद किस देश से लिया गया है? तो ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है।
भारत में सीएजी का पद ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन भारत में इसकी शक्तियां और कार्य ब्रिटेन से थोड़ा अलग है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था 1930 में मुस्लिम लीग की इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1930 में मुस्लिम लीग की इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता आपका सर मोहम्मद इकबाल ने किया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और यही सर मोहम्मद इकबाल मुस्लिम लीग का 1930 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। 1930 के इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता सर मोहम्मद इकबाल ने करी थी। उन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में मुस्लिम राज्य का विचार प्रस्तुत किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था आपसे, गुरु गोविंद सिंह की जयंती किस नाम से भी जाना जाता है? गुरु गोविंद सिंह की जयंती किस नाम से? तो ये प्रकाश पर्व के नाम से जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जयंती इज सेलिब्रेटेड एज ए प्रकाश पर्व। इट मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द 10th सिख गुरु। ये सिख के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे और उन्हीं के जयंती के रूप में प्रकाश पर्व का पर्व मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका पूछा था, क्वेश्चन नंबर 31, इन विच ईयर वाज द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका है 1952 में शुरू किया गया था। परिवार नियोजन कार्यक्रम भारत में 1952 में राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। यह दुनिया का पहला सरकारी जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम था। चलिए अगला जो प्रश्न पूछा गया था, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? यह भी क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है मेरे भाई। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये गोदावरी नदी को उसकी लंबाई, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, या फिर वृद्ध गंगा के भी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चावल किस प्रकार की फसल? ये रिपीट टाइपिंग में हो गया लगता है। ये चावल आपका खरीफ फसल है, खरीफ क्रॉप्स, जो मानसून मौसम में उगाई जाती है। इसे अधिक वर्षा और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछा था, मयूरभंज छऊ आपका ये ओडिशा का है। मयूरभंज छऊ आपका ओडिशा राज्य से संबंधित है। इसमें मुखौटे का प्रयोग नहीं होता और शरीर की गतियों पर जोर भी दिया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था, सरकार द्वारा वेतन और पेंशन पर किया गया व्यय किस प्रकार का व्यय है? तो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व व्यय हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन रिपीट है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा था, 1991 के आर्थिक संकट के समय भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने वित्तीय सहायता दी थी? तो आपका हो जाएगा IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 1991 के भुगतान संतुलन संकट के दौरान भारत को IMF ने वित्तीय सहायता दी थी, जिसके बाद आर्थिक सुधार लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन था, सेबी की स्थापना पहली बार किस वर्ष की गई थी? सेबी वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? तो सेबी की स्थापना 1988 में करी गई थी। 1988 में एक गैर संवैधानिक संस्था के रूप में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था मेरे भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतरराज्य परिषद का प्रावधान है? अंतरराज्य परिषद का प्रावधान आपका आर्टिकल 263 के अंतर्गत प्रावधान है मेरे भाई। यह 263 के अंतर्गत, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराज्य परिषद का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्यों के बीच समन्वय को बढ़ाना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल वेद कौन सा है? तो मूल वेद आपका सामवेद है।
सामवेद में संगीतात्मक मंत्रों का संग्रह है जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत की बहुत ही मान्यता है। चलिए अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, रिवर्स रेपो दर से क्या तात्पर्य है। रिवर्स रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई बैंकों से पैसा उधार लेती है ताकि तरलता को नियंत्रित किया जा सके। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है मेरे भाई, आरबीआई द्वारा बैंकों से उधार लेने की दर। तो क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा बार हो सके, क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है मेरे भाई, तो ज़्यादा से ज़्यादा बार आप देख करके जाएंगे तो इससे क्या होगा कि क्वेश्चन आपको छूटने की संभावना बहुत कम रहेगी। और फिर बाकी जैसा आपका मर्जी। लेकिन एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो से, हमारे चैनल पे वीडियोस देखने से अगर आपको किसी प्रकार का भी लाभ हो रहा है तो आप, एक रिक्वेस्ट है मेरे भाई कि चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।